नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। अरब से लेकर रूस और यूक्रेन तक वॉर से जुड़ी कई बड़ी खबरें हैं, लेकिन इस शो में सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है पीओके की लेडी बटालियन। मुनीर सेना का खेल खत्म। जी हां, पीओके की इस लेडी बटालियन ने पीओके के पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान कर दिया है। वहां की सड़कों पर मुनीर और उनकी कठपुतली सेना के खिलाफ बगावत तेज हो चुकी है। जो पाकिस्तान कश्मीर का रोना रोते नहीं थकता था, आज उसके कब्जे वाले कश्मीर में बगावत का शोर सुनाई दे रहा है। और इस जन क्रांति में अब पीओके की लेडी बटालियन की भी एंट्री हो गई। सड़कों पर अब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी मुनीर नीति का विरोध करना शुरू कर दिया है। हाथों में तख्तियां, जुबां पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ यलगार के सुर इसी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महिलाओं की बगावत से मुनीर बेचैन क्यों हो गए? क्या उन्हें पाकिस्तान के खंड खंड होने का डर सताने लगा है? हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण देखिए आप। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस आंदोलन में पाकिस्तानी सेना की गोलियों से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 19 बच्चे और 50 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुनीर की क्रूरता का आलम यह है कि उनकी फौज ने इस दौरान 7 गर्भवती महिलाओं की भी जान ले ली। और अब सवाल यह है कि आखिर पीओके की आधी आबादी का उनके खिलाफ खड़ा हो जाना मुनीर के लिए कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है। आइए समझाता हूं आपको। महिलाओं के आंदोलन में उतरना अब प्रदर्शनकारियों के लिए ढाल की तरह काम करेगा, क्योंकि उनके शामिल होने से अब मुनीर की दमनकारी नीति को गहरा झटका लगेगा। आंदोलन को कुचलने का प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर मुनीर के आदेश पर पाकिस्तान की सेना ने महिलाओं पर एक्शन लिया, उन पर गोलियां बरसाई, तो फिर पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की जांच का खतरा बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर महिलाओं पर कठोर कार्रवाई की विश्वसनीय रिपोर्ट सामने आती है, तो पाकिस्तान सेना की छवि प्रभावित हो सकती है। यानी पीओके में जो जन क्रांति छिड़ी है, उसे कुचलना मुनीर के लिए मुश्किल हो जाएगा। और यही मुनीर की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं पर मुनीर ने रैली और प्रदर्शनों में शामिल होने पर रोक लगा दी है। साथ ही महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। उनकी शिक्षा पर भी मुनीर ने कड़ी पाबंदी लगा रखी है। और पीओके के हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान किस कदर अशांत है। और अशांति के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जिन्होंने पीओके की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब पीओके की जनता ने ऐलान कर दिया है कि अगर जल्द ही उन्हें उनका हक नहीं मिला, तो फिर वो अपनी तकदीर खुद लिखेंगे, अपनी रियासत अपने हिसाब से चलाएंगे। पीओके में 1 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिसकी वजह से पूरे पीओके में हाई अलर्ट घोषित हो गया है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। साथ ही खाने पीने के सामानों की सप्लाई पर भी रोक लगा दी गई है। और अब बात विनाश की उस आग की जो रूस की धरती पर भड़की हुई है। पुतिन के गर्व पर ब्लास्ट हुआ है। यहां पर जेलेंस्की की सेना एक बार फिर से घातक हो गई है। और जेलेंस्की की पावर का राज क्या है, अब सब ये पूछने लगे। यूक्रेन ने इस बार उन शहरों में बारूदी वर्षा की है जो सीधे पुतिन से जुड़े, जो रूस के गर्व के प्रतीक हैं। सवाल यही है कि आखिर जेलेंस्की के इस फायर पावर का राज क्या है? ट्रंप जेलेंस्की का साथ दे नहीं रहे हैं, तो वो कौन है जो यूक्रेन को बारूद सप्लाई कर रहा है? आज हम आपको उसी असली मास्टरमाइंड के बारे में बताने जा रहे हैं। जेलेंस्की के टारगेट पर रूस के पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, पावर स्टेशन, पावर ग्रिड और गैस फील्ड। यूक्रेनी फोर्स लगातार रूस के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रही है। यूक्रेन रूस की धरती पर जिस तरह से हमले कर रहा है, रूस के शहरों में जिस तरह से विनाश की आग भड़का रहा है, उससे क्रेमलिन क्रोध से भर गया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन के इस हमले का परिणाम न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि यूरोप के कई देशों को भुगतना पड़ सकता है। तो यूक्रेन ने सेवास्तोपोल में भी हमला किया। सेवास्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। यूक्रेनी फोर्स के टारगेट पर यही हेडक्वार्टर था, लेकिन यूक्रेन का यह हमला सफल नहीं हो सका। रूसी एयर डिफेंस ने उसके ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। लेकिन अब जेलेंस्की का अगला प्लान तैयार है। अब यूक्रेन ने ब्लैक सी में बारूदी अभियान लॉन्च करने की खतरनाक रणनीति बनाई है। इसके लिए समुद्री ड्रोन तैनात कर दिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही मदद का हाथ पीछे खींच चुके हैं। यानी अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता नहीं दे रहा है, यूक्रेन को सहायता दे रहा है यूरोपियन यूनियन। ईयू यूक्रेन को 35,000 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। यूरोपीय देशों में यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद ब्रिटेन कर रहा है। ब्रिटेन अगले कुछ महीनों में यूक्रेन को 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने जा रहा है।
इस पैकेज के जरिए यूक्रेन को 1.5 लाख ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम की 350 इंटरसेप्टर मिसाइलें मिलेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की हथियार सप्लाई शुरू हो चुकी है। ड्रोन और मिसाइलों का जखीरा यूक्रेन पहुंच रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन ब्रिटिश ड्रोन से ही रूसी शहरों को दहला रहा है। ब्रिटेन के अलावा कई और यूरोपीय देश यूक्रेन को जंग के लिए बारूद दे रहे हैं। पहली मिसाइल का नाम है क्रॉसबो। उसकी रेंज 800 किलोमीटर, स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 300 किलो का पेलोड ले जाने में सक्षम। दूसरी मिसाइल है टाइगर शॉट। इसकी रेंज 900 किलोमीटर है। ये 750 किलोमीटर की रफ्तार से जाकर हमला करती। ये मिसाइल भी 300 किलो बारूद ले जाकर तबाही मचाती। तीसरी मिसाइल का नाम है स्काईलैंस। ये 1200 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम। अब सवाल यही है कि यूक्रेन जिस तरह से रूस में तबाही मचा रहा है, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश जिस तरह से रूस के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा? क्या पुतिन यूरोप में एटमी ब्लास्ट करने जा रहे हैं? यूरोपीय देशों को यही लग रहा है कि पुतिन अब परमाणु विनाश का बटन दबा सकते हैं। नंबर 1, रूस में सीक्रेट ब्रॉडकास्ट हुआ है जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का न्यूक्लियर कोड छिपा है। नंबर 2, पोलैंड के विदेश मंत्री का दावा है कि पुतिन रूस में फॉल्स फ्लैग हमले की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन का डूम्सडे रेडियो एक्टिव हो गया है। 24 घंटे में इस रेडियो स्टेशन से 20 इनक्रिप्टेड कोड प्रसारित हुए। रूस के रहस्यमय रेडियो UVB-76 को डूम्सडे रेडियो कहते हैं। इसे कोल्ड वॉर के वक्त साल 1970 में शुरू किया गया था। डूम्सडे रेडियो वक्त वक्त पर इनक्रिप्टेड कोड वाले संदेश प्रसारित करता है। अब तक कोई नहीं जानता कि डूम्सडे रेडियो कहां से प्रसारित होता है। माना जाता है कि डूम्सडे रेडियो रूस के सैन्य सिस्टम से जुड़ा है और इसके जरिए कुछ खास लोगों के लिए सीक्रेट संदेश प्रसारित किए जाते हैं। पुतिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में, जिसमें रूस की धरती पर हमला करवाया जाएगा और इसका आरोप यूरोप के सिर मढ़ा जाएगा, जिससे पुतिन को जवाबी हमले का बहाना मिल जाएगा और वो यूरोप पर हमले के लिए आजाद होंगे। और अब बात उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जहां से गुजरने वाले जहाजों से ईरान फीस वसूलने की तैयारी कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान तुर्की का मॉडल अपनाना चाह रहा है, लेकिन ट्रंप न सिर्फ इसके खिलाफ हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए ईरान को चेतावनी भी दे रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर तुर्की का वो कौन सा फॉर्मूला है जिसे ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लागू करना चाहता है? और उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान ने फीस वसूलनी शुरू की तो क्या इसका परिणाम एक और युद्ध होगा? ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में उन जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है जो ईरान के नियम और व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर में 2 तरह के जलमार्ग हैं। पहला प्राकृतिक जलमार्ग और दूसरा मानव निर्मित जलमार्ग। मानव निर्मित जलमार्ग से टोल या फीस वसूली जाती है क्योंकि उसके निर्माण में खर्च आता है, लेकिन जो जलमार्ग प्राकृतिक हैं वहां कोई टोल टैक्स या फीस नहीं वसूली जा सकती। इस कानून का नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। शॉर्ट में इसे अनक्लॉस कहा जाता है। ये कानून 10 दिसंबर 1982 को अपनाया गया था और 16 नवंबर 1994 को लागू हुआ था। इसके मुताबिक कोई भी देश खुले समुद्र या प्राकृतिक जलमार्गों से गुजरने वाले जहाजों से केवल गुजरने का शुल्क नहीं ले सकता, क्योंकि खुले समुद्र या प्राकृतिक जलमार्गों पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अधिकार है। अनक्लॉज नाम का ये कानून पूरी दुनिया पर लागू होता है। इसके तहत कोई भी देश प्राकृतिक जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स नहीं वसूल सकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया का एक देश प्राकृतिक जलमार्ग से गुजरने वाले शिप से फीस वसूलता है। और तुर्की के पास से एक जलमार्ग गुजरता है। इस जलमार्ग का नाम है बॉस्फोरस और डार्डानेल्स स्ट्रेट। ये एक प्राकृतिक जलमार्ग है जो काला सागर और भूमध्य सागर को एक दूसरे से जोड़ता है। यह स्ट्रेट एक प्राकृतिक जलमार्ग है। नियम कहते हैं कि प्राकृतिक जलमार्ग से गुजरने के नाम पर जहाजों से फीस नहीं ली जा सकती, लेकिन तुर्की इस स्ट्रेट में जहाजों से टैक्स वसूलता है। सवाल यही है कि आखिर तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है? दुनिया उसे ऐसा करने क्यों दे रही है? क्या तुर्की के पास कोई विशेष अधिकार है? अब हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। अनक्लॉज कानून में एक प्रावधान ये भी है कि अगर कोई देश किसी जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को किसी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाता है तो वो उसके बदले उनसे फीस वसूल सकता है। मसलन अगर कोई देश जहाज को रास्ता दिखाता है, सुरक्षा करता है, टग बोट की मदद देता है
या फिर जहाज उस देश के बंदरगाह का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बदले वो देश टैक्स वसूल सकता है। नियम बहुत साफ है। प्राकृतिक जलमार्ग में कोई देश सिर्फ इसलिए टैक्स नहीं वसूल सकता है क्योंकि कोई जहाज उस मार्ग से जा रहा है। फीस तभी ली जा सकती है जब जहाज को वो देश कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके बदले रकम ले सकता है। ईरान बॉस्फोरस का हवाला देकर कह रहा है कि वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करेगा, उन्हें राह दिखाएगा। ईरान का कहना है कि अगर इस संवेदनशील जलमार्ग से जहाज सुरक्षित निकलना चाहते हैं तो वो ईरान की सुरक्षा व्यवस्था के तहत ही निकल सकते हैं। इसके बदले उन्हें फीस देनी पड़ेगी।